हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आई होप मैंने जितनी भी वीडियोस पोस्ट किए हैं उन वीडियोस में से टाइट्रेशन से रिलेटेड आप सभी को सभी वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं और आपको टाइट्रेशन जो मैंने करके बताया है लेबोरेटरी में वो भी आप सभी को पसंद आ रहा है, ऐसा मैं एज्यूम करती हूँ और आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वाइवा क्वेश्चंस। अब देखिए जो वाइवा क्वेश्चंस जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो बेटा मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से वाइवा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो जैसे देखो, सबसे पहले जब हम टाइट्रेशन की बात करते हैं, टाइट्रेशन क्या है, हमारा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होता है और कॉमन होता है सबके लिए, ठीक है। तो अभी हम जो देखने वाले हैं सभी क्वेश्चंस वो देखेंगे हम टाइट्रेशन के लिए, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो हम टाइट्रेशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपसे एक्सटर्नल ये पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ टाइट्रेशन। देखिए जनरली इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आप सभी को इनको ध्यान से पढ़ के जाना है प्रैक्टिकल्स के लिए। तो टाइप ऑफ टाइट्रेशन कौन सा होता है, ये जो हम टाइट्रेशन परफॉर्म करने वाले हैं इसको हम रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? रेडॉक्स टाइट्रेशन। या तो आप इसको रेडॉक्स टाइट्रेशन कह सकते हैं या फिर हम इसको पर मैग्नोमेट्री टाइट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? पर मैग्नोमेट्री टाइट्रेशन, ठीक है। पर मैग्नोमेट्री टाइट्रेशन मतलब क्या होता है? पर मैग्नोमेट्री टाइट्रेशन मतलब ऐसा टाइट्रेशन होता है जिसमें केमेनोफोर यूज्ड होता है, केमेनोफोर यूज्ड होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे वर्ड एक्सटर्नल के सामने बताते हैं तो वो डेफिनेटली खुश हो जाएंगे और उनको लगेगा कि नहीं आपने अच्छे से पढ़ाई की है और यू विल गेट द गुड मार्क्स, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि भाई कौन से टाइप का टाइट्रेशन करते हैं हम, तो ये हम जो करते हैं वो होता है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस वाले टाइट्रेशन में कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो हम जो टाइट्रेशन करते हैं इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, तो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये होता है हमारा KMnO4 और इसीलिए हम इसको परमैग्नोमेट्री टाइट्रेशन भी कहते हैं। साथ में ही हमें रिड्यूसिंग एजेंट भी पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन का रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और टाइट्रेशन का रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है मोहर्स सॉल्ट। बेटा मोहर्स सॉल्ट का फॉर्मूला तो सबको रट ही लेना है, वैसे काफी इजी फॉर्मूला है और फॉर्मूला है FeSO4। देखो इस तरीके से ब्रेक में अगर आप उसको कट करके अगर मेमोराइज करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, FeSO4 है, यहाँ पर एक ऐसा डॉट लगता है और उसके बाद में NH4 और फिर हम यहाँ लिखते हैं 2SO4 और फिर डॉट 6H2O। ये 6H2O जो है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ मोहर्स सॉल्ट। बेटा एक और चीज हमें पता होना चाहिए कि ये जो मोहर्स सॉल्ट जो है हमारे पास में, इसको डबल सॉल्ट भी कहते हैं। और डबल सॉल्ट क्यों कहते हैं इसको, ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक इट इज अ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, मतलब हम कहेंगे व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर, जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है, इट फर्निशेस आयन। जैसे क्या करेगा, ये आयन फर्निश करेगा, और वो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आयन फर्निश करेगा, वो क्या देंगे, उसका टेस्ट भी देंगे। जैसे कि अगर हमने सल्फेट, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये मोहर सॉल्ट में आयरन के आयन्स है, सल्फेट के आयन्स है, अमोनियम के है, फिर सल्फेट के, तो ये सभी अमोनियम के सल्फेट के टेस्ट भी देंगे, तो इसीलिए मोहर सॉल्ट। और ये बेटा आपके थ्योरी में भी है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मोहर सॉल्ट डबल सॉल्ट है या फिर नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हम कि इस टाइट्रेशन में हम कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज नहीं करते, तो हम सिंपली कहेंगे कि no external indicator is used, no external indicator is used। कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेटर इसमें यूज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेटर नहीं यूज होता है तो फिर क्या होता है इस टाइट्रेशन में? तो हम सिंपली कहेंगे कि इस टाइट्रेशन में क्या होता है कि जो केमेनोफोर होता है ना, केमेनोफोर होता है, वही क्या करता है, इट इज एक्टिंग लाइक और इटसेल्फ, हम कहेंगे इटसेल्फ acts as
अ सेल्फ इंडिकेटर, वो खुद ही एक सेल्फ इंडिकेटर शो करता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? देखो ये भी हमें समझना जरूरी है कि ये सेल्फ इंडिकेटर के क्यों होता है। जैसे कि हमें पता है कि इसका क्या होता है, लाइट पिंक कलर हम कहते हैं एंड पॉइंट जो होता है हमारे टाइट्रेशन का, वो होता है लाइट पिंक कलर। तो लाइट पिंक कलर कब आता है, ये अपीयर होता है हमें एट द एंड पॉइंट। तो हमें पता चल जाता है कि अब रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखो, तो हमने क्या कहा, वाई केमिनोफोर एक्टिंग एज अ सेल्फ इंडिकेटर, हम कहेंगे कि लाइट पिंक कलर अपीयर्स एट द एंड पॉइंट, appears at the end point due to the last drop of केमिनोफोर। केमिनोफोर का जो लास्ट ड्रॉप है, इस केमिनोफोर के लास्ट ड्रॉप जैसे ही बाहर आता है, मतलब हम थोड़ा सा भी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उस रिएक्शन कंप्लीट होने पर जैसे ही हम केमिनोफोर का ड्रॉप डालते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पर लाइट पिंक कलर अपीयर होगा और हमें कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब और देखिए इसमें से और हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखना है, आपसे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं। वो होता है मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या कहेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोहर्स सॉल्ट कितना होता है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, कैलकुलेट नहीं करना, आप इसको सिंपली मेमोराइज कर लीजिए, और वो है 392 U। ठीक है, साथ में ही हम ये भी मेमोराइज कर लेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ केमिनोफोर, क्या कहेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ केमिनोफोर कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ केमिनोफोर ये होता है 158 U। ठीक है, अब देखो बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आप एक्सटर्नल को इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं ना बेटा, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और मुझे सब तो लगता है आपको अच्छे मार्क्स देकर जाएंगे। वो होता है कि जो केमिनोफोर जो है उसका पिंक कलर जो है, पिंक कलर वो किस वजह से होता है, तो हम सिंपली कहेंगे कि पिंक कलर ऑफ केमिनोफोर, जो केमिनोफोर का डार्क पिंक कलर जो आप देखते हो, ये क्यों होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है बेटा, और अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं तो आई होप एक्सटर्नल देखिएगा बेटा कि कितना ज्यादा खुश हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो क्या है इसके पीछे का आंसर, चलिए देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास में है KMnO4। अब केमिनोफोर जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn है ना, आप जब कैलकुलेट करोगे तो देखो K की +1 है, इसकी मान के चलिए X, ऑक्सीजन की होती है -2 × 4, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इसीलिए आ जाएगा 0। ठीक है, फिर आप जब इसको और सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, Mn के लिए मैंने क्या यूज किया था, X, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाती है +7। अब जब +7 Mn की, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn कितना हो गया है, +7। आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25, मतलब ये हो गया 18, और ये हो गया है 20, और ये हो गया है आपका 25। ठीक है, अब क्या होता है, अगर Mn +7 में है, अगर Mn +7 में है, इट मीन्स यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। ठीक है ना, तो अगर इतना ही कॉन्फ़िगरेशन बचता है तो फिर हम क्या कहेंगे, किस वजह से है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, इज प्रेजेंट इन Mn +7। ठीक है, Mn +7 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आता है, देन हाउ इट्स डार्क पर्पल और पिंक कलर, देन हाउ इट इज हैविंग कलर, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं कि डी ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है। तो बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, एक बड़ा सा स्टार देकर समझा रही हूँ। द कलर इज ड्यू टू, हम कहेंगे द कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये कलर किसकी वजह से होता है, कलर इज ड्यू टू चार्ज
ट्रांसफर, जो चार्ज ट्रांसफर जो हो रहा है इसकी वजह से वहां पर कलर है। ठीक है, अब देखो चार्ज ट्रांसफर किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप मान के चलिए ये mn है, यहाँ पर हमने इस तरीके से किया, ये इधर हो गया है, ये यहाँ पर, और फिर यहाँ पर देखो ये, ठीक इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। KMnO4 मतलब हमने क्या किया, MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना लिया, तो ये होता है। अब इसके पास तो क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है इसके पास में, वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल है यहाँ पर, और ये अब ये वैकेंट d ऑर्बिटल है। अब होता क्या है कि जो यहाँ पर जो चार्ज है वो ट्रांसफर होते रहता है। क्या होते रहता है, चार्ज ट्रांसफर होते रहता है, और इसीलिए जैसे ही यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होता है Mn से O के ऊपर और O से Mn के ऊपर, वहां पर क्या होता है, वहां पर कलर अपीयर होता है। तो ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया है और आप इसको अच्छे से पढ़कर जाएंगे जब भी एग्जाम के लिए जाएंगे बेटा। ठीक है, सो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कलर ऑफ KMnO4 इज नॉट ड्यू टू ट्रांजिशन, वहां पर कोई भी DD ट्रांजिशन की वजह से ये कलर नहीं होता है। दिस कलर इज ड्यू टू हम कहेंगे चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, इसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। और तो बेटा बीच बीच में आप मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल डाउट्स। अभी इसी के बाद में जैसे कि हमने यहाँ पर एक कुछ और वाइवा क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। उन वाइवा क्वेश्चंस में जैसे कि अब हमें पता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में, है ना। अगर हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में पता है तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते समय आपको पता होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते समय हम क्या करते हैं, व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, हम कहेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, व्हाइल प्रिपेयरिंग standard solution, while preparing standard solution of Mohr's salt, while preparing standard solution of Mohr's salt, हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं few drops of KMnO4, सॉरी यहाँ पर हम few drops of हम ऐड करते हैं H2SO4। किसके few drops हम ऐड कर रहे हैं, few drops of H2SO4। तो ये क्यों ऐड करते हैं हम, है ना। यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड भी कह सकते, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के हम ऐड करते। तो ऐसा क्यों होता है, टू प्रिवेंट, हम क्या कहेंगे, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस आयंस। जब भी Fe2 पॉजिटिव होता है मतलब फेरस आयंस होता है, फेरस आयंस टू फेरिक आयंस। ठीक है, इसके हाइड्रोलिसिस को हम प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते समय हम उसमें H2SO4 डालते हैं। बेटा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिकल देखा हुआ है तो प्रैक्टिकल में भी आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, व्हाइल डूइंग टाइट्रेशन, हम टाइट्रेशन करते समय वन टेस्ट ट्यूब ऑफ, हम कहेंगे वन टेस्ट ट्यूब ऑफ 4N H2SO4, ये आपके लेबोरेटरी में बना रहता है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट सेक्शन में मैंने ये देखा कि उनका कहना है कि मैम अगर 4N H2SO4 नहीं है तब हम क्या करें, हम क्या जो है डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर सकते हैं। बेटा देखो वैसे तो हमें सिर्फ उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना है। आपके टीचर और आपके लैब में जो भी अटेंडेंट होंगे वो आपके लिए 4N H2SO4 बना के रख देंगे। ये बहुत मैंडेटरी होता है, अगर नहीं बनाया तो फिर आप डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू यूज वन टेस्ट ट्यूब ऑफ 4N H2SO4, तो हम कहेंगे टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। तो हम क्या कर रहे हैं, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, हम इनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू, हम इनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू KMnO4। ऐसा क्यों, बिकॉज in acidic medium it releases
5 नेसेंट ऑक्सीजन, 5 नेसेंट ऑक्सीजन। और वही थे जब ये रिलीज करते हैं तो वो टाइट्रेशन और भी अच्छे से हो जाता है। सो स्टूडेंट, जब भी आप इस वीडियो को देखकर जाए, आप इस लेक्चर को देखकर जाए, आई होप आप सभी को बहुत मजा आएगा प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। और जब आप एक्सटर्नल के सामने इतने सारे वाइवा के क्वेश्चंस दे देंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। सो स्टूडेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए बेटा कि क्या मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं या नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना इस वीडियो को जिन लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।